हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। आज जो है हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेसन में हम लोग फॉरेस्ट का सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। एक्चुअली फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आजकल का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका मेन फैक्टर जो है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने होंगे, नहीं तो हमारा क्लाइमेट चेंज जो है आगे जाके बहुत ही मतलब भीषण रूप लेगा, जो जिसके वजह से जो है हमें क्लाइमेट चेंज को रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल का जो समरी था हमारा एनसीईआरटी का, वो समराइज्ड फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। और ये समराइज्ड फॉर्म क्योंकि है, इसीलिए हम लोग इसमें मेन पॉइंट्स ही बस डिस्कस करें, जितना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और हमें जो है प्रीलिम्स कम मेंस के लिए जो है आंसर राइटिंग के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेसन जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो कंजर्वेशन इज प्रोटेक्शन, अगमेंटेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज सो एज टू मेंटेन देम एट देयर ऑप्टिमम लेवल, प्रोवाइड बेनिफिट टू द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन मेनली क्या होता है कि एक चीज़ का, यानी कि फॉरेस्ट का ही मान लीजिए, जो है प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है, उनका देखरेख कैसे किया जाएगा और उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उन सब के बारे में जानना जो है कंजर्वेशन होता है। टू मेंटेन देम एट देयर ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, जितना हो सके मैक्सिमम लेवल पे हम लोग जो है उसको सुरक्षित करना पड़ेगा, और सुरक्षित रखने के लिए जो भी स्टेप्स है हमें लेना पड़ेगा, तो उसी को है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। अगर फॉरेस्ट के लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बोला जाएगा। अगर इन टोटल हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लिए अगर स्टेप्स ले रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला जाएगा। ठीक है, तो प्रोवाइड बेनिफिट टू द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन है ये बस हमारे लिए नहीं, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है फायदेमंद रहेगा, और सबके लिए सोच के जो है हमें ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर क्या लिखा गया है, फॉरेस्ट मस्ट बी कंजर्व्ड बिकॉज ऑफ इमेंस इकोनॉमिक, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है हमारा एक बहुत ही मतलब इकोनॉमिक, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि हमारा इकोनॉमिकली हमें ये जो है हेल्प करता है, उससे जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली हेल्प मिलता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और प्रोटेक्टिव इसीलिए होता है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, और हमें जो है बहुत सारी चीज़ें देके हमें जो है जिंदा रखता है। ठीक है, इसीलिए हमारे प्रोटेक्टिव सोर्स भी है एंड रेगुलेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ों मतलब हमारे प्रॉपर्टीज में जो है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का मतलब रोल बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, इट इज़ कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। मतलब ये जो हमारा जो कंजर्वेशन है इसका क्या क्या मेथड हो सकता है कंजर्वेशन के लिए, उसको थोड़ा सा हम लोग वन बाय वन देख लेंगे। कई सारे मेथड्स है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, उसमें से जो हमारे मतलब जो हमसे बन पाए हमें उतना मतलब एफर्ट देना चाहिए, जो जितना हम लोग कर सके उतना करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट से सब कुछ लेते हैं तो एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना भी हमारा फर्ज बनता है। तो देख लेते हैं क्या क्या मतलब हमारा कंजर्वेशन मेथड्स हैं। ये जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन तो बनता ही है एग्जाम में। और अगर मेंस में ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये सारे जो पॉइंट्स है साइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वन बाय वन देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर में भी मतलब इश्यूज बनता है, क्योंकि ये जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स, काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस और जो है अमेंडमेंट्स कुछ कुछ जो बीच बीच में आते रहते हैं। तो इन सबको जो है हमें याद रखना पड़ेगा। ये पॉइंट्स के साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर इश्यूज है उनको भी जो है साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं। ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन अनप्रोटेक्टेड बैरन लैंड्स। ठीक है, तो एफोरेस्टेशन यानी कि जहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है फॉरेस्ट का, या फिर जो लैंड्स में कुछ भी फॉरेस्ट वाला कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे कुछ भी नहीं
पॉइंट है सस्टेनेबल एल्ड ब्लॉक कटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो ब्लॉक कटिंग यानी कि जो एक बहुत बड़ा मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। इमेजिनरी वे में हो सकता है, या फिर कुछ बाउंड्रीज लगा के हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे मार्किंग करके हो सकता है। तो उसको हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? मैच्योरिटी के बेसिस पे, प्लांट का जो मैच्योरिटी है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो प्लांट का डिफरेंट टाइम होता है, मैच्योर होने का डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग होता है। तो हो सकता है जो प्लांट्स मैच्योर नहीं है उनको जो है हम लोग मैच्योर होने के छोड़ दें, मैच्योर होने के लिए छोड़ दें। और जो प्लांट्स मैच्योर होने के बाद गिर चुका है, गिर गया है किसी भी वजह से हो, चाहे वो बाय क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या फिर ऐसे बारिश तूफान वगैरह की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ भी चीज़ें, कुछ कीड़ा वगैरह लग गया, प्लांट्स खराब हो गए और गिर गए। तो ये जो चीज़ें हैं इस प्लांट को जो है हम लोग यूज़ करें। और जिनका मतलब जैसे कि प्लांट का मैच्योरिटी पीरियड सपोज है कि 15 से 20 ईयर्स है, तो उनको जो है मैच्योर होने के लिए छोड़ दे। जो 20 ईयर्स से एबव हो चुका है, जो मैच्योर हो चुके हैं, अगर वो जिंदा नहीं रहेंगे आगे या फिर कुछ खराब हो चुके हैं, तो उनको जो है हम लोग काट के फिर से जो है यूज कर सकते हैं, हमारे काम में यूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग जो है काट देते हैं एनुअली, जितना एरिया हम लोग काटते हैं, मान लीजिए एक एरिया में जो है 20 साल के ऊपर के प्लांट्स है, अगर मान लीजिए हमें पता चला कि नेक्स्ट ईयर जो है ये सारे पेड़ जो है मरने वाले हैं या फिर खराब होने वाले हैं, तो वो जो एरिया है जहाँ पे बस 20 साल से ऊपर जो प्लांट्स है उसको हम लोग काट देते हैं। इस साल काटेंगे तो उस जगह जो खाली हो जाएगा उसमें हम लोग दोबारा प्लांट्स लगाएंगे। जो प्लांट्स लगाए उनको फिर 20 साल तक छोड़ देंगे। अगले साल जो है बाकी जो रेस्ट फॉरेस्ट है उसमें से जो मैच्योर होने वाला है या फिर जो मैच्योर हो चुका है उस एरिया का जो है हम लोग अगले साल चूज करेंगे और उस एरिया से फिर से काटेंगे और दूसरे एरिया से फिर से जो है हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग ब्लॉक वाइज डिवाइड कर सकते हैं और उसको जो यूज करते हैं। मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट का एरिया है और यहाँ पे मान लीजिए 4 एरिया है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है 14 ईयर का है, सपोज 14 ईयर का है, यहाँ पे जो है सपोज 16 ईयर का है, यहाँ पे जो है सपोज 18 और यहाँ पे जो है 20। तो 20 ईयर्स वाले जो प्लांट्स है सपोज ये मैच्योर हो चुके हैं, इनको जो है काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस साल काट ले रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये मान लीजिए फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, फर्स्ट ब्लॉक से हम लोग काट सकते हैं। लेकिन इसी साल जो है हम लोग बस इसी से ही काट सकते हैं, ये 18 साल वाला पौधा जो है नहीं काट सकते हम लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग काट ले रहे हैं, ये जगह खाली हो रहा है, तो इसको जो है हमें दोबारा से प्लांट्स लगा देनी चाहिए और इसको छोड़ देनी चाहिए कितने देर तक? 20 साल तक। अगले 20 साल तक यहाँ से जो है हमें नहीं काटनी चाहिए, ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ से नहीं काटनी चाहिए। और यहाँ से जो है हम लोग अगले साल या फिर 2 साल बाद ले सकते हैं, यहाँ से जो है हम लोग 4 साल बाद ले सकते हैं, यहाँ से जो है हम लोग 6 साल बाद ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग ब्लॉक वाइज डिवाइड करके जो है प्लांट्स ले सकते हैं और उसी जगह पे दोबारा से प्लांट्स उगा भी सकते हैं। इस तरह से हमारा फॉरेस्ट जो है रिकवर होता रहेगा और ज्यादा हमारा क्लाइमेट के ऊपर जो है उसका इफेक्ट जो है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री के ऊपर। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? मान लीजिए सोसाइटी में लोग होते हैं, उनको जो है बहुत सारे पर्पस के लिए फॉरेस्ट की जरूरत होती है, बहुत सारे मतलब विलेज के आसपास ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। तो विलेज में लोग जो है मल्टीपर्पज यूज़ करते हैं प्लांट्स को। तो जो ट्रीज एंड श्रब्स होते हैं वो बहुत सारे यूज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि उनके पत्ते वगैरह यूज़ हुआ, उनका फल यूज़ हुआ, उनका टिम्बर जो है यूज़ होता है जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में जो यूज़ होता है। ये सारे पर्पस के लिए जो है हमें जो है प्लांट्स डिफरेंट जो है उगा देनी चाहिए। साइड्स में जो बेकार पड़ा हुआ साइड्स है वहाँ पे उगा देनी चाहिए, ठीक है। और लगाएंगे तभी जाके हमारा फॉरेस्ट जो है कटने से बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? तो जो भी मतलब डिफरेंट पर्पस के लिए लोगों के लिए जो ज़रूरत होती है वो प्लांट्स जो है हमें ज़्यादातर क्या करनी चाहिए? जो जगह खाली है, ठीक है, रोड साइड में जगह खाली है, रेल साइड्स में जगह खाली है, तो वहाँ पे जो है कोऑपरेटिव एफर्ट देके लोगों को जो है प्लांट्स उगानी चाहिए जैसे कि उनका ज़रूरत है। उस तरह से जो है प्लांट्स अगर उगाएंगे तो वो उनको क्या देगा? फॉडर देगा, स्मॉल टिम्बर्स देगा, फायरवुड देगा, सब कुछ देगा, ठीक है। जो उनका ज़रूरत है उनके लिए वो प्रोवाइड करेगा और फॉरेस्ट जो है कटने से बचेगा, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? मल्टीपर्पज ट्रीज एंड श्रब्स आर प्लांटेड ऑन द साइड्स ऑफ क्रॉप फील्ड्स टू प्रोवाइड फॉडर, फ्यूल एंड टिम्बर, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में ये होता है कि मल्टीपर्पज ट्रीज एंड श्रब्स जो है
लगाए जाते हैं क्रॉप फील्ड्स जो होता है वहाँ के साइड्स में, यानी कि जो साइड बाउंड्री एरिया होता है क्रॉप फील्ड का, मान लीजिए ये एक क्रॉप फील्ड है तो इसका जो है ये बाउंड्री एरिया है, तो ये बस ऐसे ही खुला हुआ रहता है, मतलब ऐसे ही उसमें कुछ नहीं लगता है, इसके अंदर तो धान गेहूँ वगैरह जो भी लगता है, लेकिन ये जो उसका एरिया है बाउंड्री एरिया वो खाली रहता है। तो उसमें जो है दूसरी चीज़ भी लगानी चाहिए जिससे हमें जो है फॉडर फ्यूल टिम्बर वगैरह मिल सके, और ये जो मेन एरिया हमारा बीच का एरिया है ये हमारा मेन क्रॉप उगाने में हेल्प हो सके, ठीक है। तो मल्टीपर्पज चीज़ें जो है हमें करनी चाहिए, इसको जो है हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ये जो है जनरली एग्रीकल्चर में दोनों चीज़ें, बीच वाला एरिया और साइड वाला जो बाउंड्री एरिया, दोनों यूज हो सकता है, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है, नोट बोथ सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री reduce pressure on forest. Trees are also planted at all vacant places and along roads in urban areas. Urban forestry for reducing air and noise pollution, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या बनता है कि जो सोशल फॉरेस्ट्री अभी हम लोग अभी